Hello everyone, welcome to Oliboard. In this particular video, we are going to discuss about the master direction which is based on risk management and interbank dealings. तो ये थोड़ा बड़ा मास्टर डायरेक्शन है, राइट, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो एंड तक बने रहिएगा. इसको हम एकदम बहुत ही डिटेल में जाके नहीं पढ़ने वाले हैं, उतना ही पढ़ने वाले हैं जितना हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस है एंड देयर इज टू मच टेक्निकलिटीज इसके अंदर, राइट. तो हम इसके अंदर इसको ऊपर से पूरा इसको समराइज्ड मैनर में कवर करने का ट्राई करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, राइट. So before starting the video, if you are preparing for your RBI Grade B examination 2025, you can check out our course and you can start our journey with us. You can download our application to download this PDF and you can download the previous year questions as well and start practicing them. फटाफट से चालू करते हैं. सबसे पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं. So this is a master direction which consolidates the guidelines for managing the foreign exchange risk. अब फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क क्या होता है, सबसे पहले तो आपको वो समझ में आना चाहिए. सही है. मान लो आप इंडिया के अंदर हो और आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएसए के अंदर कोई ट्रांजैक्शन किया है, राइट, कोई ट्रांजैक्शन किया है. जब आपने ट्रांजैक्शन किया है तब प्राइस चल रहा है $1 का 80 रुपीज. जब आप पे करने वाले हो, मान लो आपने कुछ बाय किया है, राइट, मान लो आपने एक फोन बाय किया है, जब आप पे करने वाले हो तब प्राइस चल रहा है $1 का 100 रुपी. मतलब डॉलर बढ़ गया, राइट. क्या हो गया, डॉलर यहां पे बढ़ गया. तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आपको पहले $1 खरीदने के लिए 80 रुपीज देने थे, अब आपको वही $1 खरीदने के लिए यू नीड टू पे 100 रुपी. दैट्स अ काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कि when the time comes for making the settlement, the dollar price increases, the dollar strengthens, right? So this is bringing a kind of foreign exchange rate for you guys. इंटरबैंक डीलिंग कैसे होगी, तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा और बैंक्स आपस में जो डीलिंग करते हैं रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज वो कैसे मैनेज किया जाएगा, तो इसका पूरा ओवरव्यू यहां पे आपको दिया जाने वाला है. इट एम्स टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. सो ये वाला जो आपका पूरा सर्कुलर होने वाला है, ये डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स मार्केट, इनसे रिलेटेड यहां पे होने वाला है. अभी ये सर्कुलर जो है बेसिकली मास्टर सर्कुलर, दिस इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. पार्ट ए में हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के बारे में, उसके अंदर फैसिलिटेट्स फॉर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड फॉर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, सॉरी सेक्शन सेकंड इसका रिमूव हो चुका है, राइट. तो ये अमेंडमेंट आया था, सेक्शन सेकंड इसका रिमूव हो गया है. फिर सेक्शन 3 है इसका फैसिलिटीज फॉर ऑथराइज्ड डीलर. ऑथराइज्ड डीलर के पास क्या क्या फैसिलिटीज है, इसका भी पार्ट भी रिमूव हो चुका है, पार्ट डी रिमूव हो चुका है. इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स कैसे होंगी, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. और लास्ट पार्ट आरबीआई को रिपोर्टिंग कैसे होने वाली है वो भी यहाँ पे कवर होने वाला है. पहले पार्ट में लिखा हुआ है, देखो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. सेक्शन 1 फैसिलिटेट्स फैसिलिटीज फॉर द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. तो जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, एंड person resident outside India. So it is covering the facilities that is available for the person resident in India as well as for outside India. तो चालू करने से पहले यहाँ पे ना काफी सारी डेफिनेशंस गिवन है इस पार्ट के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए. एटलीस्ट आपको इसका बेसिक आना चाहिए, तभी आपको ये सर्कुलर समझ में आने वाला है, राइट. सो मेजर इसके अंदर डेरिवेटिव की टर्मिनोलॉजीज आएंगी, फॉरेक्स रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज आएगी, डेरिवेटिव और फॉरेक्स की मिक्स में भी टर्म्स आएगी, और टाइमलाइंस है जो बेसिकली हमको यहाँ पे याद करनी है. कुछ रूल्स भी हैं जो हमको देखने हैं यहाँ पे. सबसे पहले एंटिसिपेटेड एक्सपोजर मींस अ काइंड ऑफ करेंसी रिस्क. अब देखो ये दिस इज अ एक्सपोजर. व्हाट इज द एक्सपोजर, देखो मुझे कॉन्ट्रैक्ट जब मैं गया करने तो $1 80 रुपए का चल रहा था, जब पेमेंट करने गया तो $1 100 रुपए का चल रहा था. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपोजर फॉर मी. आई नीड टू पे मोर एंड मोर रुपी फॉर बाइंग दैट सेम अमाउंट ऑफ डॉलर. दैट्स एक्सपोजर फॉर मी. जितना डिले करूंगा एक्सपोजर बढ़ता चले जाएगा. सो इट्स अ एंटिसिपेटेड एक्सपोजर. अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग इट. बैठे बैठे सोच रहा हूं कि अभी तो 80 रुपए चल रहा है, पर अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में 2 महीने बाद पे करूंगा तो डॉलर 100 का हो जाएगा तब तक. ऐसे केस में दिस इज अ काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपोजर, right, means a currency risk arising out of any account, current or capital account,
दैट इज प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू फ्यूचर। अरे अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ हवा में बात चल रही है, ये होगा तो क्या होगा हो रहा है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोजर मींस करेंसी रिस्क, यहां पे भी करेंसी रिस्क है, पर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोजर, द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड इनटू, राइट, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो पहले वाले में वी आर जस्ट एंटिसिपेटिंग कि आगने वाले टाइम में क्या होने वाला है, और कॉन्ट्रैक्टेड में वी हैव बीन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो एंटिसिपेटेड एक्सपोजर का यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, अ कंपनी प्लान्स टू इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट मंथ। तो मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं एक मशीनरी खरीद लूंगा। द एक्सपोजर टू यूएसडी इज एंटिसिपेटेड, अभी देखो प्लानिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर लिया है डीलर से। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपोजर की क्या होगा, करेंसी रिस्क आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोजर की, द फर्म हैज सोल्ड गुड्स टू अ बायर इन यूके एंड इनवॉइस देम इन जीबीपी, फेसेस कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोजर टू जीबीपी। हुआ क्या, एक जीबीपी चल रहा था मान लो 100 रुपये का फॉर एग्जाम्पल, राइट। मैंने तो सेल कर दिए गुड्स को यूके में किसी को, मैं इंडिया में हूं, मैंने यूके में किसी को सेल कर दिए गुड्स। अब मुझे पता है कि एक जीबीपी 100 रुपये का चल रहा है, मेरे पास पैसे किस में आने वाले हैं, जीबीपी में आने वाले हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में आने वाले हैं। मुझे डर है कि ये जीबीपी अब कहीं गिर के 80 रुपए का ना हो जाए। अरे मेरे पास जीबीपी आने वाला है और वो गिर रहा है। अर्लियर इट यूज्ड टू बाय 100 रुपी, नाउ इट इज ओनली बाइंग 80 रुपी। सो दैट्स अ कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोजर, क्योंकि एक्चुअल में अब मुझे नुकसान होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। सो एक्सपोजर क्या होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपोजर ऑफ ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स। मैंने इंडिया में ही रह के किसी से ट्रांजेक्शन कर लिया, इंडियन से ही, बाहर गया ही नहीं, पर जो ट्रांजैक्शन है दैट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। मान लो मैंने मेरे फ्रेंड से एक ट्रांजैक्शन किया और वो मुझे पाउंड में पे करने वाला है। सर यूके तो है ही नहीं वो, अरे क्या फर्क पड़ता है, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो गया है, रिस्क तो आ गया ना। बाय तो मैं पाउंड करने वाला हूं, आने तो मेरे पास पाउंड वाले हैं, राइट। सो इस केस में भी मेरे ऊपर एक्सपोजर यहां पे आ जाएगा। एक्सपोजर शैल नॉट इंक्लूड द एक्सपोजर अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स एंड फॉरेन करेंसी रेट ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन फॉर पर्पस अदर देन हेजिंग। हेजिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे, हेजिंग का मतलब होता है रिस्क प्रोटेक्ट करना, राइट। अगर आपने रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए एंटर किया है तो फिर एक्सपोजर हम मानते हैं। अगर आपको करना ही स्पेक्यूलेशन है, कोई कोई पर्सन होते हैं कि सर डॉलर खरीद लेते हैं बढ़ जाएगा, जीबीपी बेच देते हैं गिर जाएगा, अरे तुम कर ही स्पेक्यूलेशन रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए काय का एक्सपोजर, एक्सपोजर तो उसके लिए जो हेजिंग कर रहा हो, राइट। सो एक्सपोजर का मतलब हेजिंग के अंदर ही आएगा, अदरवाइज आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हो तो हम उसको रिगार्ड नहीं देते यहां पे, ओके। करेंसी रिस्क, पोटेंशियल फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। देखो ये पोटेंशियल एक तरह का कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। आईएनआर वर्सेस फॉरेन रेट मूवमेंट से, आईएनआर का क्या रेट चल रहा है इन फ्रंट ऑफ यूएस डॉलर, उसकी वजह से आपको फ्यूचर में एक्सपोजर हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, दैट्स अ करेंसी रिस्क। कि आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी और डॉलर क्या हो जाएगा, एप्रिशिएट हो जाएगा। फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन करेंसी रेट मूवमेंट्स, रेट में चेंजेस आ जाएंगे या फिर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ जाएंगे, राइट। मान लो मैंने यूएसए से कोई लोन उठा रखा है, वहां पे इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ गए, तो इस तरीके के यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। इफ आईएनआर डिप्रिशिएट्स अगेंस्ट यूएस डॉलर एंड इंडियन इंपोर्टर पेज मोर। देखो समझना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि $1 लाख में, कितने में, $1 लाख में मैं एक मशीनरी बाय कर लूंगा यूएसए से, ठीक है। ये यूएसए की मशीनरी थी, मैं तो इंडिया में हूं, आई एम इन इंडिया, आई नीड टू बाय दिस मशीन फॉर $1 लाख, राइट। द रेट एट द टाइम when I saw the machinery, when I contracted was $1 is equal to 80 rupee. So I estimated that I need to pay somewhere or the other $1 lakh into 80. That means I need to pay 80 lakh rupees. What if dollar becomes stronger और रेट पहुंच गई, एक्सचेंज रेट नई पेमेंट के टाइम पे पहुंच गई, $1 is equal to 100, then I need to pay 1 crore. 1 lakh into 100 is 1 crore. 20 लाख रुपए का करेंसी रिस्क आ गया, 20 लाख रुपए का करेंसी रिस्क यहां पे आ गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फटाफट से समझाना चाहूंगा डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, ताकि
आगे आपको प्रॉब्लम कम हो इस वाले सर्कुलर को समझने में। डेरिवेटिव कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका बॉन्ड है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, राइट, ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है whose value depends or derives from other asset which is called as underlying asset। डेरिवेटिव एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी इसकी खुद की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, डिराइव करती है किसी अंडरलाइंग असेट से। अंडरलाइंग असेट का एग्जांपल हम गोल्ड ले लेते हैं। गोल्ड इज अ काइंड ऑफ अंडरलाइंग असेट। इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाया, गोल्ड फ्यूचर्स, राइट। कमोडिटी मार्केट के अंदर गोल्ड फ्यूचर्स होता है। गोल्ड फ्यूचर क्या कोई खुद में अंडरलाइंग असेट नहीं है, इट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। गोल्ड की प्राइस गिरने या बढ़ने से गोल्ड फ्यूचर्स की प्राइस भी बढ़ेगी या गिरेगी। व्हाई? बिकॉज दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ गोल्ड फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ गोल्ड ईयर। दैट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। निफ्टी इज अ अंडरलाइंग असेट, निफ्टी फ्यूचर्स is a derivative, options on nifty are derivative। सही है। डेरिवेटिव कौन यूज करता है? तो देखो तीन मेजर लोग हैं जो यहां पे यूज करते हैं। एक तो होता है ये रिस्क मैनेजमेंट पर्पस की वजह से, ठीक है। एक होता है रिस्क मैनेजमेंट पर्पस के लिए जो हेजर्स करते हैं। हेजर्स क्या करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, राइट। अगर उनको कोई रिस्क लगता है, लेट सपोज कोई गोल्ड होल्ड करके बैठा है, 100 kg ऑफ गोल्ड होल्ड करके बैठा है, उनको लग रहा है कि अभी गोल्ड का प्राइस 1 लाख चल रहा है, ये गिर के आने वाले टाइम में 80,000 आ जाएगा, राइट। ये गिर के आने वाले टाइम में 80,000 आ जाएगा, तो 100 kg पे उनको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे होने वाला है, राइट। सो दे कैन एंटर इनटू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड दिस रिस्क। अब उनके पास तो एक्चुअल में गोल्ड पड़ा हुआ है 100 kg का, उससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर ये एस्टिमेशन प्रूव हो गया सही। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? हेजिंग की जा सकती है। आप एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का यूज कर सकते हो, उसको शॉर्ट कर सकते हो, राइट। और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? हेजिंग कर सकते हो। सो हेजर्स कौन होते हैं? बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो इसको रिस्क मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द डेरिवेटिव मार्केट टू लॉक द प्राइसेस एट विच दे विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट इन द फ्यूचर। I won't be able to cover the full derivative here in this circular। अभी यहाँ पे हमारा एम है सर्कुलर को पढ़ना। डेरिवेटिव का बेसिक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि सर्कुलर समझने में आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजी रहे। पूरा डेरिवेटिव पढ़ने के लिए कम से कम हमारे को यहाँ पे 1 से 2 फुल 1.5 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास हमको रिक्वायर्ड रहती है, राइट। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है स्पेक्यूलेटर्स की। इनको हेजिंग से, रिस्क मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं होता। ये क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं। क्या लेते हैं? रिस्क लेते हैं, और जो स्टॉक प्राइस में मूवमेंट्स आ रहे हैं उनसे अर्न करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट टू क्विक गेन्स। दे एम टू अर्न क्विक गेन्स, राइट, आउट ऑफ द मोमेंट। सो स्टॉक प्राइसेस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर जो मोमेंट होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है रिस्क से और किसी भी चीज से। ये तो खुद रिस्क लेते हैं कि हमको हमारा पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ाना है, राइट। सो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग होता है बाय टेकिंग अ हाई अमाउंट ऑफ रिस्क। यहां पे क्या होता है? रिस्क प्रोटेक्शन होता है, रिस्क मैनेजमेंट यहां पे पर्पस होता है। फिर एक और कैटेगरी आती है जिसके बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, मिस्टर वॉरेन बफेट, द ग्रेट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने बोला है, डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। डेरिवेटिव्स का इंपैक्ट बहुत वाइड आता है, राइट। दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल वेपन्स फॉर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसीलिए सर्कुलर हम पढ़ रहे हैं कि एक बैंक और रिटेलर्स, नॉन रिटेलर्स क्या कर सकते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल यहां पे आता है। अगली कैटेगरी आती है आर्बिट्राज करने वालों की। ये क्या करते हैं? एक मार्केट में मान लो कोई चीज 10 रुपए की चल रही है, दूसरे मार्केट में कोई चीज 10.50 की चल रही है, तो ये क्या करेंगे? इस वाले मार्केट में तो बाय कर लेंगे 10 रुपए पे, एंड दे विल सेल इट इन द मार्केट बी एट 10.5 रुपी, अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 0.50 एंड दैट टू रिस्क फ्री। सो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे वांट टू अर्न प्रॉफिट बट दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। फर्क क्या होता है? देखो, स्पेक्यूलेटर होगा, रिस्क लेगा, प्रॉफिट कमाएगा। आर्बिट्राजर होगा, रिस्क नहीं लेके भी प्रॉफिट कमाएगा, राइट। वापस आते हैं सर्कुलर पे। फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट,
देखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो इट्स अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, और किसी ना किसी तो वैल्यू डिराइव करेगा, तो किससे करेगा ये? इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द फॉरेन करेंसी, और इसका सेटलमेंट क्या होगा? फ्यूचर डेट पे होगा। सारे डेरिवेटिव्स का सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे होता है, तो ये क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से अपनी वैल्यू यहां पे डिराइव करेगा। सही है, आगे चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कहां से डिराइव करेगा अपनी वैल्यू? चेंजेस इन दी एक्सचेंज रेट। सो ये जो एक्सचेंज रेट चेंज होगी, मान लो आज डॉलर 80 का है, जब डॉलर 85 का हो जाएगा, मतलब ये रेट चेंज हुई। इस रेट के चेंज होने की वजह से कुछ डेरिवेटिव्स जो इसके ऊपर बेस्ड हैं उनकी भी वैल्यू चेंज होने वाली है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। सही है, ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिनके बेस में जिनका अंडरलाइंग एसेट कौन है? एक फॉरेन करेंसी है। सही है, फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है। हेजिंग क्या होता है हमने पढ़ लिया। सो डेफिनेशन, एंटरिंग इनटू डेरिवेटिव्स टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ द एक्सपोजर। जैसे हमको लग रहा था गोल्ड का प्राइस गिरेगा तो हम क्या करें? डेरिवेटिव मार्केट में आके रिवर्स पोजीशन ली, हमने क्या कर लिया? हेज कर लिया हमारी रिस्क को, राइट? वैसे ही अ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, अब मैं क्या कर रहा हूं? इंडिया में बैठ के सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैं तो इंडिया में हूं, राइट? तो आई विल बी रिसीविंग माय मनी इन यूएस डॉलर्स। नाउ देयर इज अ रिस्क कि ये यूएस डॉलर गिर ना जाए। सो व्हाट आई कैन एंटर इनटू अ हेजिंग पोजीशन, राइट? हेजिंग पोजीशन, मैं पहले ही हेज कर लूंगा इस रिस्क को। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद होने वाला है, मेरे पास 3 महीने बाद डॉलर्स आने वाले हैं, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? इसका एडवांस में इसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। लेट सपोज इसकी प्राइस चल रही थी $1 इज इक्वल टू 100 रुपी। मुझे क्या रिस्क क्या है? मुझे रिस्क है कि ये $1 कहीं 80 का ना हो जाए, गिर ना जाए। इस बार अपोजिट है, क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूं, मुझे तो डॉलर मिलने वाले, मैं तो चाहता हूं कि डॉलर क्या हो? पावरफुल हो जाए। जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतने ज्यादा रुपए मिलेंगे उसके एक्सचेंज में, राइट? पर गिर रहा है डॉलर, मान लो। ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूं? ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं कि यार ये डॉलर मेरे पास 3 महीने बाद आने वाला है, सो प्लीज बाय इट एट $1 इज इक्वल टू 95 रुपी। आई विल बी गिविंग यू $1, यू गिव मी 95 रुपी, एंड दैट्स अ हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट। अब डॉलर गिर के 80 रुपए पे आ जाए, डजंट मैटर, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसको 95 पे बेचने का। यही होता है आपका हेजिंग। सही है। फिर लिवरेज डेरिवेटिव्स भी होते हैं। मान लो आपने डेरिवेटिव पोजीशन ले रखी है 100 की, पर उस पर आपने लिवरेज ले रखा है, राइट? लिवरेज मतलब मल्टीप्लायर्स चलते हैं। 100 रुपए दे के आप 1000 रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हो, 200 रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हो, ये लिवरेज डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट? यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं, विच इफेक्ट्स इन मोर देन वन। तो आपने लगाए 100 रुपए, पर आपने रिस्क 200 रुपए का ले लिया, आपने रिवॉर्ड भी 200 रुपए का ले लिया। ये होते हैं लिवरेज्ड डेरिवेटिव्स, इनकी भी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। फिर यहां गिवन है डिलीवरेबल एफएक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, देखो एफएक्स का मतलब फॉरेक्स होता है और कुछ नहीं। ये ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो डिलीवरेबल हैं। सर डिलीवरेबल मतलब इनकी एक्चुअल में डिलीवरी देनी पड़ेगी। मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि $1 अभी 100 का चल रहा है, ठीक है? $1 100 का चल रहा है। मुझे लग रहा था गिर के क्या हो जाएगा? $1 कितने पे आ जाएगा? 80 पे आ जाएगा। मेरा ऐसा एस्टिमेशन था कि $1 कितने पे आ जाएगा? गिर के 80 रुपये पे आ जाएगा। तो मैंने यहां से आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आप लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सही है? मैंने आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये डॉलर का प्राइस मुझे लग रहा है 80 पे आ जाएगा, आप लोगों को लग रहा है नहीं सर 100 पे रहेगा। तो हमने एक बेट लगाई, मान लो हमने एक बेट लगाई, राइट? तो ऐसे केस में क्या हुआ? अल्टीमेटली अगर डॉलर का प्राइस एक्चुअल में 80 रुपये आ गया, राइट, तो मुझे एक्चुअल में किसी को डिलीवरी देनी पड़ेगी इस डॉलर की। क्या करनी पड़ेगी? या तो एक्चुअल में डिलीवरी लेनी पड़ेगी या डिलीवरी देनी पड़ेगी। मैं नेट सेटलमेंट नहीं कर सकता कि 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो मेरी पॉकेट में 20 रुपये आ जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कर सकता। यहाँ एक्चुअल डिलीवरी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी, राइट? तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है? यहाँ पे नेट सेटलमेंट नहीं होता, पर डिलीवरी एक्चुअल में देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है। मान लो एक गोल्ड का एग्जाम्पल आपको देके बताता हूँ। गोल्ड अभी 1 लाख रुपए का चल रहा है, मुझे लगा ये बढ़ के 1,50,000 का हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने क्या किया? 1 लाख पे बाय कर लिया आप लोगों से,
1 लाख पे क्या किया, बाय कर लिया आप लोगों से। और जब एक्चुअल में ये 1,50,000 का हो गया तो मैंने आप लोगों को बोला यार एक काम करो, मेरी 1 लाख रुपए की चीज थी वो 1,50,000 की हो गई, मुझे 50,000 दे दो। आपने कहा नहीं सर, आपने तो गोल्ड लेने की बात करी थी, आप तो पकड़ो ये आपका गोल्ड, ये आपका 10 ग्राम्स गोल्ड, जो पहले 1 लाख का था अब कितने का हो चुका है, 1.5 लाख का हो गया है। बात तो वही है, मैं मार्केट में जाके इसको 1.5 लाख रुपए बेच दूंगा, 1 लाख पे खरीदा, 1.5 लाख पे बेचा, 50,000 का गेन प्रॉफिट, राइट, 50,000 का गेन प्रॉफिट। बट ऑप्शन है कि इसकी डिलीवरी ही लेनी पड़ेगी, तो वो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, राइट। नॉन डिलीवरेबल जिसका सिर्फ नेट सेटलमेंट होगा, अगर मैं डायरेक्टली आपसे 50,000 ले लेता कि लाओ मेरे 50,000, मुझे बेनिफिट हो गया, सो दैट्स अ नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हियर, राइट। तो यही होता है हमारा नॉन डिलीवरेबल। अब ये क्या होते हैं, ओटीसी डेरिवेटिव। ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर, किसी एक्सचेंज के थ्रू नहीं हुआ है, काउंटर पे बैठ के हुआ है, मतलब किसी पर्सन से हुआ है। आज आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट्स ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने गोल्ड फ्यूचर्स खरीद लिया किसी एक्सचेंज पे जाके, दैट्स अ ईटीएफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डेरिवेटिव मार्केट ना दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड, यहां पे कौन आ जाते हैं बीच में, एक्सचेंज आ जाते हैं। मतलब ए और बी को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दे कैन नॉट डायरेक्टली डू अ कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट वाया एक्सचेंज ओनली। ये होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक होते हैं ओवर द काउंटर, ए ने बोला डायरेक्टली बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बी ने डायरेक्ट ए से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दिस इज ओवर द काउंटर, देयर इज नो स्कोप ऑफ एक्सचेंज हियर, सही है। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव हम ऑलरेडी समझ चुके हैं एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होते हैं। तो करेंसी डेरिवेटिव्स को जब आप एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो वो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ऑथराइज्ड डीलर क्या होता है, देखो ये ऐसे बैंक्स होते हैं, ऐसे डीलर्स होते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं। आरबीआई ने इनको बोल रखा होता है कि तुम फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील कर सकते हो, वो होते हैं हमारे ऑथराइज्ड डीलर्स। अब इसके अंदर भी कैटेगरी होती है, AD1 कैटेगरी, AD3 कैटेगरी, राइट। तो AD1 के अंदर कौन आते हैं, फुल फ्लेज्ड बैंक्स आते हैं जो सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अंडरटेक कर सकते हैं। कैटेगरी 3 में कौन आते हैं, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स आ जाते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज फॉर करेंसी डेरिवेटिव्स भी इस वाले सर्कुलर के लिए AD का ही पार्ट बनने वाले हैं। डायरेक्शंस फॉर OTC फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो यहां कुछ डायरेक्शंस दे रखे। यूजर क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क, उन्होंने बोला है कि यार ऑथराइज्ड डीलर तुम एक काम करो, यूजर्स को जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं OTC वाले, ओवर द काउंटर वाले, वो हाईली रिस्की है, काम करो तुम क्लासिफाई कर दो यूजर को। किसको, यूजर को। एक तो या तो रिटेलर हो सकता है, या तो रिटेल में है या फिर वो नॉन रिटेल में है। तो यहां पे हमने क्लासिफाई कर दिया है दो कैटेगरी के अंदर, रिटेल और नॉन रिटेल के अंदर। अब रिटेल क्या होता है, नॉन रिटेल क्या होता है, तो देखो नॉन रिटेल समझ लेते हैं, रिटेल अपने आप समझ में आ जाएगा। बची हुई कैटेगरी कौन हो जाएगी, रिटेल वाली हो जाएगी। AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो नैपफेड हो गया आपका, SIDBI SIDBI हो गया, NHB हो गया, राइट, नाबार्ड हो गया, ये सब आपके क्या है, AIFI है। एग्जाम हो गया, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब नॉन रिटेल है। NBFC, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, HFCs, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, या फिर ऐसे रेजिडेंट यूजर्स जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उनका टर्नओवर इज मोर देन और इक्वल टू 1000 करोड़, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, ये सारे नॉन रिटेलर यूजर्स आते हैं। ये लिमिट आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। ये सर्कुलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसको पढ़ते पढ़ते ये समझ में ही नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो इसलिए मैं इसको आपको एक समराइज्ड मैनर में यहाँ पे कवर कर रहा हूं। ये लिमिट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, रिटेल के अंदर जो नॉन रिटेल के अंदर नहीं आया वो सब रिटेल कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, रिटेलर्स कैन ऑप्ट आउट टू बिकम नॉन रिटेलर्स। उनको ऑथराइज्ड डीलर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उनकी रिस्क कैपेबिलिटी जबरदस्त है, वो नॉन रिटेलर कैटेगरी में भी आ सकते हैं अगर ऑथराइज्ड डीलर उनको अलाउ करे तो। नॉन रीलर क्या कर सकते हैं, नॉन रिटेलर के यूजर कैन रिक्वेस्ट टू बी ट्रीटेड एज रिटेल यूजर, तो दोनों ही कैटेगरी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अब उसके अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स गिवन है सर्कुलर के अंदर, तो मैंने आपको बिल्कुल एट अ ग्लांस में समराइज कर दिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको सिर्फ आप रीडिंग करो,
राइट, इस पर्टिकुलर इन टेबल्स को और रहने दो। मेजर चीजें आपको इसकी पता होनी चाहिए। जो अलाउड नहीं है वो पता होना चाहिए, जो अलाउड है उसको आप नहीं भी देखोगे तो भी एक बार के लिए काम चल जाएगा, बिकॉज देयर आर टू मेनी थिंग्स इन दिस सर्कुलर, जो कि सारा एक साथ एज अ होल याद करना थोड़ा सा मुझे कम फेवरेबल लग रहा है, राइट। सो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव, INR हो या नॉन INR हो, अगर आप रिटेलर यूजर हो तो ये सारे आप एंटर कर सकते हो, और ये सारे एंटर नहीं कर सकते। कवर्ड एफएक्स पुट और कॉल में ऑप्शंस के अंदर ऐसा ऑप्शंस जिसके अंदर कैंसिलेशन का कैटेगरी दे रखा हो, या फिर डेरिवेटिव के अंदर कैंसिल करने का कैटेगरी दे रखा हो, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नेचर का एफएक्स कॉन्ट्रैक्ट, ये रिटेलर यूजर नहीं एंटर कर सकते सर्कुलर में, ऐसा क्लियरली बोल रखा है। नॉन रिटेलर्स सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो वो कर सकते हैं। रिटेलर्स को ये 3 कैटेगरी के अंदर से हटा रखा है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट मत एंटर करो। वैसे ही पहले किसकी बात हुई, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स की, अब फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट डेरिवेटिव, इसकी बात चल रही है। ये 2 कैटेगरी रिटेलर्स नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कैंसिलेशन ऑप्शन वाला इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो गया, एनी अदर कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव हो गया। ये वाली जो कैटेगरी है इसके अंदर रिटेलर एंटर नहीं कर सकती है, पर नॉन रिटेलर अगर आप हो तो सारी कैटेगरी में एंटर कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा करके दे रखा है उसके अंदर, आप इसको इस तरह से चार्ट फॉर्मेट में इजीली कवर कर सकते हो। नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिनकी डिलीवरी नहीं होने वाली, उनका नेट सेटलमेंट होने वाला है, कैश सेटलमेंट होने वाला है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आरबीआई की गाइडलाइन आती है, कैन बी ऑफर्ड टू रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ओनली बाय ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक। आप रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को दो, पर सिर्फ ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक ही ऐसे नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट देंगे। इन ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक का भी क्या होना चाहिए, IFSC बैंकिंग यूनिट होना चाहिए, IBU होना चाहिए, राइट। सेटलमेंट जो है, अगर रेजिडेंट का सेटलमेंट है तो आप उसका सेटलमेंट, अभी सेटलमेंट की क्यों बात है, क्योंकि यहां डिलीवरी की बात नहीं है, सो देयर विल बी नेट सेटलमेंट हियर। सो 1 लाख का ट्रेड अगर आपका 1.5 लाख का हो गया, तो इसका अगर आप रेजिडेंट हो तो सेटलमेंट आपका INR में ही होने वाला है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो INR में या फिर फॉरेन करेंसी के अंदर भी यहां पे परमिसिबल है, सही है। पर्पस ऑफ डेरिवेटिव्स रिटेल एंड नॉन रिटेल, तो यहां पे क्या क्या पर्पस होता है वो यहां पे गिवन है। डिलीवरेबल INR डेरिवेटिव्स होंगे तो उनको आप सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, राइट। हेजिंग पर्पस के लिए उनको यूज कर सकते हो अगर डिलीवरेबल है तो। नेट सेटलमेंट वाले की बात नहीं कर रहा। अगर नेट सेटलमेंट वाले हैं INR के अंदर तो रेजिडेंट उनको सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए यूज करेगा, नॉन रेजिडेंट है तो उसको भले स्पेक्यूलेशन करे, कुछ भी करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बट अगर रेजिडेंट है तो सिर्फ हेजिंग पर्पस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट पर्पस के लिए ही उनको वो यूज करेगा, राइट। सो ये वाला टेबल भी आप वहां पे पढ़ सकते हो। जनरल प्रिंसिपल्स फॉर INR इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स, when offsetting the INR based FX derivative contract, ऑथराइज डीलर को इंश्योर करना है। देखो जब ऑफसेटिंग हो रही होगी, when offering the INR based FX derivative contract, जब आप ऑफर कर रहे हो, आप तो ऑथराइज डीलर हो, आपका तो काम है ऑफर करना, राइट। आपने INR बेस्ड FX डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए हैं, आपको इंश्योर करना है कि कहीं डबल हेजिंग नहीं हो रही हो। सर डबल हेजिंग मतलब एक हेज कर लिया तो रिस्क खत्म हो गया होगा, दूसरा हेज कर लिया तो ये क्या हो गया, नेकेड हेज हो गया। नेकेड हेज मतलब अरे कोई अंडरलाइंग असेट ही नहीं है, किसका हेज कर रहे हो। सो ये हेज हो के भी स्पेक्यूलेशन हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मुझे एक चीज को प्रोटेक्ट करना है तो मैं उसके लिए एक रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, राइट। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल के अंदर गोल्ड के अंदर किया था, हेजिंग कर ली थी, मुझे लगा गोल्ड गिर जाएगा तो मैंने गोल्ड फ्यूचर्स को सेल कर दिया, दैट्स अ हेजिंग। अब अगर एक्चुअल में गिर गया तो गोल्ड फ्यूचर्स में मुझे फायदा हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उन लोगों के लिए जिनने डेरिवेटिव नहीं पकड़ रखा है। जिनने पढ़ रखा है वो इसको आराम से समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा है तो उससे पहले आपको डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा। मैं डेरिवेटिव अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये सर्कुलर बहुत कुछ इसमें कवर्ड है। आपको डेरिवेटिव्स पहले पढ़ा हुआ हो तो ही आपको ये समझ में आने वाला है, राइट। अ यूजर मस्ट नॉट हेज द सेम एक्सपोजर यूजिंग मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट। अरे 2 बार हेजिंग नहीं होती,
एक ही बार हेजिंग होती है, राइट। इफ अ कंपनी हैज ऑलरेडी टेकन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू हेज यूएसडी पेबल्स, मान लो मुझे $1 लाख यूएसडी पे करना है, मुझे डर है कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैंने क्या करा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले ही एंटर कर लिया। अब जिसको डेरिवेटिव नहीं समझ में आया उसको नहीं पता चलेगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके लिए आपको पूरा डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इट कैन नॉट टेक अनदर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम। अब ऐसा नहीं कि मैं फॉरवर्ड में भी हेजिंग कर रहा हूं, ऑप्शंस में भी जाके हेजिंग कर रहा हूं, फ्यूचर्स में भी जाके हेजिंग कर रहा हूं। नो डबल हेजिंग, एक से ज्यादा हेजिंग यहां पे परमिटेड नहीं होने वाली है। नो ओवर हेजिंग, अरे 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइज होना चाहिए था हेजिंग के लिए, मैंने 150 रुपए की हेजिंग कर दी, मतलब ये 50 रुपए का क्या हो गया, नेकेड हेजिंग हो गई, जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, ये अलाउड नहीं है। ओवर हेजिंग अलाउड नहीं है। 100 का कॉन्ट्रैक्ट है तो 100 की आप क्या करोगे, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड्स लोगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं चलेगा कि आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का और आप हेजिंग 6 महीने की करके बैठे हो। यार 3 महीने में जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा, देन व्हाट यू आर हेजिंग 6 महीने के लिए। 6 महीने की हेजिंग करके क्या फायदा मिलना है, कोई फायदा यहां पे नहीं मिलना है। एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इफ एक्सपोजर चेंजेस, इफ एक्सपोजर रिड्यूसेस और डिसअपियर्स, तो आप हेज को क्या कर लो, एडजस्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग में, राइट। अनलेस असाइन टू अनदर अनहेज्ड एक्सपोजर, अगर आपका 100 का कॉन्ट्रैक्ट था वो गिर के 20 पे आ गया, आपको लगता है आपका एक्सपोजर 20 पे आ गया, तो आप हेजिंग को भी गिरा के क्या कर लो, 20 पे लेके आ जाओ। जबरदस्ती की हेजिंग करने की नीड नहीं है, ऐसा ऑथराइज डीलर इंश्योर करेगा, राइट। रीजनेबल एस्टीमेट अलाउड, देखो रीजनेबल एस्टीमेट चलेगा, एक्सपोजर चलेगा, बिल्कुल एज इट इज हेज नहीं हो सकता, पर रेगुलरली रिव्यू होगा। एक स्पेशल प्रोविजन भी जो आपको पता होना चाहिए, अप टू $100 मिलियन का एक्सपोजर, कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए। अगर आपको $100 मिलियन का एक्सपोजर है, कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोजर, तो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के बिना ही आपको हेज एंटर करने का मौका डेफिनेटली यहां पे दिया जाएगा। लेकिन उससे ऊपर का है तो आपको पहले अपफ्रंट प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, यहां प्रूफ नहीं है, मांगा नहीं आगे बढ़ के, इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके मांग लो तो दोगे नहीं, कि तुमने ही तो बोला था कि प्रूफ नहीं चलेगा। अरे नहीं, प्रूफ देना पड़ेगा, अपफ्रंट नहीं देना है पर बाद में मांग सकते हैं। अप टू 100 मिलियन एक्सपोजर आपको अपफ्रंट प्रूफ नहीं देना है, सही है। सो अगर आप यूजर हो, आप हेज कर सकते हो अप टू $100 मिलियन US डॉलर तक का, विदाउट गिविंग एनी डॉक्यूमेंट प्रूफ अपफ्रंट। कैंसिल और रीबुक, आप ट्रेड को कभी भी कैंसिल कर सकते हो, राइट। यूजर्स आर फ्री टू कैंसिल और रीबुक द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, पर गेन और लॉस आप तभी रियलाइज करोगे जब एक्चुअल कैश फ्लो होने वाला है। फिर आता है फैसिलिटीज फॉर ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर के पास क्या फैसिलिटी है? सो दिस सेक्शन आउटलाइंस दी स्पेसिफिक हेजिंग फैसिलिटीज जो ऑथराइज्ड डीलर यूज कर सकता है खुद के रिस्क मैनेज करने के लिए। यहां क्लाइंट्स की बात नहीं हो रही, आपकी और मेरी बात नहीं हो रही, ऑथराइज्ड डीलर खुद का रिस्क मैनेज कर रहा है। उनके बैलेंस शीट में भी तो असेट लायबिलिटीज है, अब फाइनेंशियल असेट लायबिलिटीज चेंज होती रहती है, उसकी भी तो हेजिंग करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं ALM, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? ALM। तो हेजिंग ऑफ ALM, ताकि असेट लायबिलिटी का मिसमैच ना हो जाए। यूजर कौन है? ऑथराइज्ड डीलर है। पर्पस क्या है? हेज करना है इंटरेस्ट रेट को या करेंसी रिस्क को उनके फॉर देयर ओन फॉरेन एक्सचेंज असेट लायबिलिटी पोर्टफोलियो। अभी क्या हो रहा है, पहले वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स बता रहा था, अभी वो खुद की हेजिंग कर रहा है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स अलाउड है वो सब यहाँ पे दे रखा है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स अलाउड है। इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, इंटरेस्ट रेट कॉलर कैप हो गया, करेंसी स्वैप हो गया, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, ऑप्शंस में कॉल पुट हो गया, ये सारे यहाँ पे अलाउड है ऑथराइज्ड डीलर को। सर इसमें पढ़ने के लिए कितना कुछ है, हम इतना कैसे पढ़ेंगे? आपको मेन चीजें पढ़नी है। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्या हो सकती है। सही है, उतना भी पढ़ लोगे तो एक बार अच्छा खासा कवरेज आपका हो जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशनल गाइडलाइंस तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वो अप्रूव करेगा टॉप मैनेजमेंट। अभी पूरा ऑपरेशनल प्रोसेस दे रखा है, ये क्या दे रखा है? देखो पूरा ऑपरेशनल प्रोसेस दे रखा है, राइट। सो डोंट गो इनटू टू मच ऑपरेशनल प्रोसेस। हेजिंग गोल्ड प्राइस रिस्क, अगर गोल्ड प्राइस के अंदर कोई रिस्क आ रही है आप उसको हेज कर रहे हो। सो बैंक्स ऑथराइज्ड टू ऑपरेट अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, बैंक ऑथराइज्ड है ऑपरेट करने के लिए गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में। बैंक्स अलाउड टू एंटर इनटू फॉरवर्ड गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, बैंक को रिस्क है
वो फॉरवर्ड गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है एज पर आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। तो आरबीआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल रखे हैं उसके हिसाब से बैंक क्या कर सकता है, फॉरवर्ड गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकता है। मान लो मैं बैंक हूं, मेरे पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है, मुझे उससे रिस्क आ रहा है, आई कैन हेज माई रिस्क बाय एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एंड आई कैन ऑल्सो ऑपरेट अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। पर्पस क्या है, प्राइस जो रिस्क आ रहा है गोल्ड के अंदर उसको हेज करना। मैक्सिमम टेन्योर इसका 6 मंथ्स रहने वाला है, ये आपको याद होना चाहिए। गोल्ड हेजिंग की रिस्क का मैक्सिमम टेन्योर क्या होने वाला है, यहाँ पे 6 मंथ्स होने वाला है, राइट। सो एक्सचेंज ट्रेडेड ओटीसी गोल्ड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट सब यहाँ पे परमिटेड है, ओके। सो ये 6 महीने वाला कैटेगरी आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। हेजिंग टीयर 1 कैपिटल, ये फॉरेन बैंक्स के लिए। तो जो फॉरेन बैंक्स इंडिया के अंदर है उनको अगर अपना टीयर 1 कैपिटल का हेजिंग करना है तो वो इस तरह से कर सकते हैं, राइट। टू हेज द कैपिटल ब्रॉट इनटू इंडिया अगेंस्ट द एफएक्स फ्लक्चुएशन, जो वो कैपिटल इंडिया के अंदर लेके आए, अगर उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज है, राइट, फॉरेक्स कैपिटल है, डॉलर में लेके आए हो, पाउंड में लेके आए हो, उसको हेजिंग करना है तो आप फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके हेजिंग कर सकते हो। फंड्स मस्ट बी केप्ट इन इंडिया एंड नॉट केप्ट इन अ नॉस्ट्रो अकाउंट। कंडीशन ये है कि आपने नॉस्ट्रो अकाउंट में ना रखा हो बल्कि इंडिया के अंदर रखा हो। अलाउड ओनली इफ हेज इज अगेंस्ट एक्चुअल फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, मान लो कोई प्रॉफिट्स आए, डिविडेंड्स आए, राइट, फॉरेन करेंसी में आए, या फिर एक्चुअल में जो फॉरेन करेंसी उनके पास एक्सपोजर पड़ा हुआ है उसकी हेजिंग यहाँ पे हो सकती है। किसको यूज करके हो सकती है, फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके पॉसिबल है, राइट। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको मैंने यहाँ पे एक ही चार्ट के अंदर समराइज कर दिया है। जो सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा उसको यहाँ पे एक ही चार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है, इसको आप बाद में पढ़ सकते हो। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग, ये पार्ट सी है सर्कुलर का। This section outlines how the authorized dealer manage their own forex positions and transact in the interbank market। तो यहाँ पे एक तो ऑथराइज डीलर से रिलेटेड बात हो रही है और किससे रिलेटेड बात हो रही है कि इंटरबैंक मार्केट, मतलब आपस में बैंक कैसे अपना रिस्क यहाँ पे और पोजीशंस को मैनेज करने वाले। सो हर एडी के पास, ऑथराइज डीलर के पास एक बोर्ड अप्रूव ट्रेजरी पॉलिसी होती है। ट्रेजरी मतलब आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट, वो डील करेगा कि आपके पैसे कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, असेट्स कहाँ कहाँ पड़े हैं, लाइबिलिटीज कहाँ कहाँ हैं, उनको ढंग से मैनेज करना। तो मान लो ट्रेजरी के अंदर एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करके, उसके अंदर रिस्क आ रही है तो वो ट्रेजरी का टेंशन है। तो एक बोर्ड अप्रूव ट्रेजरी पॉलिसी होनी चाहिए। लिमिट्स ऑन पोजीशन एंड गैप, हर चीज पे, पोजीशन लेने पे, गैप्स पे, इन सब पे लिमिट्स होनी चाहिए, राइट, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। व्हाट कैन ईडी डू? So with other ADs in India, they can enter into buy, sell, swap forex, right, borrow, lend foreign currency, place और accept deposits। तो AD क्या कर सकता है, दूसरे ADs के साथ इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकता है ये सारे, और बैंक और ओवरसीज के साथ भी they can buy, sell, swap currencies for adjusting own positions and client transaction। और वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पोजिशन भी ले सकता है। प्रोप्राइटरी मतलब खुद के पैसे से भी वो वहां पे ट्रेडिंग पोजीशंस ले सकता है, दैट टू इन द ग्लोबल मार्केट। एनडीडीसी ट्रांजैक्शन, तो नॉन डिलीवरी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। एडी कैटेगरी 1 बैंक विद आईएफएससी यूनिट कैन एंटर इनटू एनडीडीसी कॉन्ट्रैक्ट्स। एडी कैटेगरी 1 एंटर कर सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स, किसके साथ, विद अदर एडी कैटेगरी 1 विद फॉरेन बैंक, तो इन्हीं कैटेगरी के साथ यहाँ पे एंटर किया जा सकता है। सेटलमेंट कैन बी आईएनआर और इन फॉरेन करेंसी, दोनों के अंदर ही यहाँ पे अलाउड है। और जो फॉरेन करेंसी अकाउंट से इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्शंस है कि एडी जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है हर महीने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में विच मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, डेट सिक्योरिटी में कर रहा है तो मिनिमम रेटिंग्स गिवन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेस ओरिएंटेड काफी सारी चीजें आपको इस सर्कुलर के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। कुछ कंडीशंस और कुछ कैप्स भी दे रखी है, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो। और लास्ट में आपका आता है रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन टू आरबीआई। अब इतनी सारी चीजें हो रही है तो लास्ट में आरबीआई को रिपोर्ट तो जाएगी ना। सो आरबीआई मैंडेट्स स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम एडी। वो बोल रहा है ऑथराइज डीलर तुम मुझे रिपोर्ट करो ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली हो और मेरा ओवरसाइट बना रहे। तो डेली रिपोर्टिंग, क्वार्टरली रिपोर्टिंग, हाफ ईयरली, वीकली, सब कुछ है यहाँ पे। तो डेली रिपोर्टिंग के किस चीज की होगी, फॉर्म एफटीडी के अंदर डेली फॉरेक्स का टर्नओवर जाएगा कि कितना टर्नओवर हो रहा है। फॉर्म जीबीपी के अंदर गैप्स, पोजीशन, कैश बैलेंस, ये सब जाएगा। फोर्टनाइटली बेसिस पे फॉरेन करेंसी एसेट लायबिलिटी का बैलेंस पूरा जाएगा।
क्वार्टरली बेसिस पे एफएक्स एक्सपोजर जाएगा कि कॉर्पोरेट एफएक्स एक्सपोजर कितना है, वो भी $25 मिलियन से ज्यादा का। डाउटफुल हेज ट्रांजैक्शंस बाय नॉन रेसिडेंट। वीकली जाएंगे ऑप्शंस ट्रांजैक्शन, मंथली जाएंगे आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग। इतनी सारी रिपोर्टिंग है यहाँ पे, राइट। फिर ट्रेड रिपोजिटरी रिपोर्टिंग, ये CCIL के थ्रू होने वाला है, आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू। सो ऑल द OTC डेरिवेटिव्स मस्ट बी रिपोर्टेड। INR पेयर के अंदर है तो 30 मिनट्स अर्ली और बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। नॉन INR पेयर है तो बाय 5:30 PM सेम डे और 10 AM नेक्स्ट डे। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स है तो बाय नून। तो यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट्स भी आपको यहाँ पे गिवन है, राइट। ये टाइम लिमिट आप नहीं भी पढ़ोगे, नॉट अ बिग डील। अब इस सर्कुलर के अंदर सर इंपॉर्टेंट क्या है, पता नहीं क्या क्या है, कुछ कुछ चीजें हो सकता है आपको नहीं भी समझ में आई हो क्योंकि आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़ रखा है, राइट। कितने लोगों को डेरिवेटिव पढ़ने के बाद भी एकदम से कंफर्ट नहीं आएगा, एंड दैट्स टोटली फाइन, राइट। ये सर्कुलर ही थोड़ा उस तरीका का है कि आपको इसको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा, वो भी डेरिवेटिव पढ़ने के बाद। देखो यूजर क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। रिटेल के अंदर जो नॉर्मल एंटिटीज हैं वो अगर 500 करोड़ से ऊपर आ रही है, राइट, नेटवर्थ में या टर्नओवर में 1000 करोड़ या उससे ऊपर आ रही है, तो वो क्या है, नॉन रिटेल के अंदर आ जा रही है। ओके। परमिटेड डेरिवेटिव्स, तो कौन कौन से डेरिवेटिव परमिटेड हैं आप वो देख सकते हो। लिवरेज डेरिवेटिव क्या हो सकते हैं आप वो देख सकते हो। नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सिर्फ कैश सेटल होते हैं, डिलीवरी नहीं होती, और इसको कौन ऑफर कर सकता है, सिर्फ AD कैटेगरी 1 बैंक, दैट टू उसकी IFSC यूनिट होनी चाहिए। 100 मिलियन वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, हेजिंग लिमिट अवेलेबल है विदाउट एनी प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट है। हेजिंग गोल्ड प्राइस रिस्क, ये कौन कौन कर सकता है वो आप पढ़ो। इसका टाइम लिमिट पढ़ सकते हो 6 मंथ का, ये इंपॉर्टेंट है। और Tier 1 Tier 2 की हेजिंग कैसी होती है वो भी आप पढ़ सकते हो। ALM हेजिंग के बारे में हमने बात करी थी, और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स। तो ये सारे हैं जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ, पढ़ हमने सारे लिए, पर ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना चाहिए, राइट। तो ये PDF के लास्ट में आपको सारा मिल जाएगा, इसको आप बार बार रिविजिट कर सकते हो ताकि एक बार के लिए आपका यहाँ पे बेस क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।